नमस्कार दोस्तों, कितने दोस्त आए भाई आज हमारे? 25 हो गए। 25 हैं। चलो भाई, 25 की जिंदगी बदलने वाली है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन तिवारी है। मैं डायरेक्टर और कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एशियन न्यूरो सेंटर इंदौर से हूं। आज आपके क्लिनिकल गुरुजी ने मुझे मौका दिया है कि आपके बीच अपनी कुछ बात रख सकूं। बात की शुरुआत हम शॉर्ट में करेंगे। ये एक आईसीयू में डॉक्टर बैठा हुआ है, कंफ्यूज और परेशान। बेटा जूम करना जरा हमारे डॉक्टर को। बेचारा कंफ्यूज टोटली बैठा हुआ है कि एक न्यूरोलॉजी का पेशेंट आ गया है और बेचारा करे क्या। बेचारा दांत खींच रहा है कि ये कहां से पेशेंट आ गया। तो अक्सर ही हम लोग देखते हैं कि रेस्पिरेटरी का पेशेंट हो, कार्डियक पेशेंट हो, गैस्ट्रो हो, तो अपन बहुत सरलता से इसको निकाल लेते हैं। लेकिन जब न्यूरो का पेशेंट आता है, बेहोश सा, अधमरा सा, तब क्या करें? तब समझ आता है कि इसको हम क्या लिखें, क्या बताएं और क्या करें। तो आज का जो ये हम लेक्चर ले रहे हैं, ये वास्तव में लेक्चर नहीं है, ये इंटरेक्टिव क्लास है। मैं कुछ कहूंगा, कुछ आप समझेंगे। और इसका ये है कि आप कंफ्यूजन लेके मेरी क्लास में एंटर हो रहे हैं। और मेरा उद्देश्य है कि जब क्लास खत्म होगी तो क्लियर विजन के साथ आप अपने घर की ओर जाएंगे। तो कंफ्यूजन से क्लियर विजन की यात्रा अब शुरू होती है। सबसे पहले मेरा दोस्त, मेरा भाई आईसीयू में बैठा हुआ है। तभी एक पेशेंट जो है स्ट्रेचर में आ रहा है। स्ट्रेचर में 4 लोग उसको बदहवास सा उस पेशेंट को लेके आपके पास आ गए आईसीयू में। आप बैठे हुए हैं, रात के 2 बज रहे हैं। आप देखते हैं कि ये पेशेंट अल्टर्ड सेंसोरियम में है। ये सेंसोरियम नहीं, क्योंकि होश में होगा तो हार्ट पेशेंट होगा, रेस्पी होगा, पेट का होगा, लेकिन वो बेहोश है। बेहोश मतलब पक्का दिमाग में कहीं ना कहीं उसको डैमेज हुआ है या प्रॉब्लम हुई है। तो शुरुआत कहां से करें? शुरुआत होती है इस पहले शब्द से, जिसका नाम है अल्टर्ड सेंसोरियम। यानी पहला पेशेंट आपके पास आया जो अल्टर्ड सेंसोरियम में है। अब ये सेंसोरियम क्या होता है? मैं होश में हूं, बात कर रहा हूं, मेरा सेंसोरियम ठीक है। अब यही अल्टर्ड हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो ये अल्टर्ड सेंसोरियम हो जाता है। बच्चों समझ में आया? पहला स्टेप कि सर ये पेशेंट अल्टर्ड सेंसोरियम में आया है। तो अल्टर्ड सेंसोरियम में क्या है? कोई डिटेल नहीं, सिर्फ 3 चीजें याद रखेंगे। पहला है ड्राउजी। ये पेशेंट ड्राउजी है। ड्राउजी मतलब नींद, स्लीपी, सो रहा है। साहब ड्राउजी है, हल्का सा झटका दो तो जग जाएगा, मतलब ये ड्राउजी है, मतलब बहुत ज्यादा इसका सेंसोरियम गड़बड़ नहीं हुआ है। यानी अपन पहला स्टेप मान लें, पहली डिग्री मान लें। दूसरा है कंफ्यूजन और डेलिरियम। ये ड्राउजी से आगे की स्टेप है, जहां पर पेशेंट हाथ पांव फेंक रहा है, कपड़े खींच रहा है, फॉलीज खींच रहा है, कुछ ना कुछ अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, कुछ का कुछ बोल रहा है, तो वो कंफ्यूज या डेलिरियम होगा। तो मेरे बच्चों, या तो वो ड्राउजी में होगा या तो कंफ्यूजन में होगा। अब ये भी नहीं है बिल्कुल बेहोश सा लेटा हुआ है, आपको जब उसको बहुत दर्द देते हैं तब जगता है, तब वो स्ट्यूपर कंडीशन में है। ये स्ट्यूपर कंडीशन है जहां पर आपको बहुत ज्यादा उसको दर्द या स्टिमुलस देना होता है, तब जाके कहीं वो आंखें खोलेगा, तो वो स्ट्यूपर कंडीशन में होगा। ठीक, तो पहला स्टेप, सर एक पेशेंट अल्टर्ड सेंसोरियम में आया है। आप लिख दीजिए अल्टर्ड सेंसोरियम। क्या है वो? ड्राउजी है कि कंफ्यूज्ड है कि स्टुपरस है, ये भी आपने सेकंड पॉइंट दिया। तो फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये। यहां से हमने क्लियर कर लिया कि पेशेंट की अल्टर्ड सेंसोरियम यानी उसका जो सेंसोरियम है कैसा है। ठीक, ये काम खत्म हो गया आपका, ये पहला स्टेप खत्म हो गया। अब आते हैं सेकंड स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही वाला है। तो सर अपन फाइल में तो अल्टर्ड सेंसोरियम नहीं लिख सकते, क्योंकि अल्टर्ड सेंसोरियम क्या है? एक क्लिनिकल साइन है, तो अपन को लिखनी है डायग्नोसिस ऊपर। तो मेरे बच्चों, अगर पेशेंट बेहोश है, होश में नहीं है, आप सीधे लिख दो एनसेफेलोपैथी अंडर इवैल्यूएशन। यानी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आप पहले लिखेंगे एनकेफेलोपैथी। बस लिख दो, कुछ नहीं हो, दुनिया में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक पेशेंट अल्टर्ड सेंसोरियम में आया है, क्या है? एनसेफेलोपैथी। तो आपने डायग्नोसिस बना ली, डिफरेंशियल या प्रोविजनल जो आप लोग बोलते हैं, ये सब प्रोविजनल डायग्नोसिस है, एनकेफेलोपैथी। बस लिख दो पेपर में, यहां काम खत्म। एनकेफेलोपैथी अगर आप बोल देंगे तो कोई भी आपको गलत नहीं कह सकता, क्योंकि एनकेफेलोपैथी का अर्थ क्या होता है? हमारे दिमाग का डिसफंक्शन या डैमेज। हमारे दिमाग में किसी प्रकार का डैमेज हो गया है या वो सही तरह से काम नहीं कर रहा है, उसकी कहीं प्रॉब्लम है, तो आप उसको एनसेफेलोपैथी लिख दो बस। अब वो क्या है अपन बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप ये अल्टर्ड सेंसोरियम में आया था, ये 3 चीजें में एक चीज होगी उसको। और अब आपने फाइल उठाई और फाइल में आपने देखा पहली प्रोविजनल डायग्नोसिस एनसेफेलोपैथी,
अंडर इवेल्युएशन या क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब कहानी यहां से शुरू होती है। ये जो भी कुछ है ये क्रक्स है न्यूरोलॉजी का, ये आईसीयू का क्रक्स है। मैं डीएम न्यूरोलॉजिस्ट हूं, लेकिन मैं भी इन्हीं फॉर्मूलों पे चलता हूं और आंसर मिल जाता है। ठीक, अब एनसेफेलोपैथी है, आपने बोतल चढ़ा दी, सलाइन चढ़ा दिया, अटेंडर को बाहर कर दिया, अब आप हैं, पेशेंट है और एक अटेंडर है। ये जब ट्रायंगल मिल जाएंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब पहला सवाल, उनसे हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री देंगे, वो कुछ भी कुछ बोलेंगे, आपको सुनना है। आपको इन 6 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि एनसेफेलोपैथी यानी वो जो बेहोशी लेके आया है वो इन्हीं 6 पॉइंट्स में छुपा हुआ है। और आपका डॉक्टर कब आएगा? न्यूरोलॉजिस्ट सुबह आएगा 8 बजे, बज रहे हैं रात के 2 बजे, 6 घंटे आपको संभालना है, तो आप 6 घंटे इसमें संभाल लेंगे। तो पहला कारण जो हो सकता है एनसेफेलोपैथी का वो है ट्रॉमा। ट्रॉमा क्या हिस्ट्री देंगे? साहब सड़क पे जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, सर पे चोट आई, क्लियर, कुछ नहीं करना। ये डायग्नोसिस बन गई ट्रॉमेटिक। क्या हो गई? इस एन्सेफेलोपैथी का कारण क्या हो गया? ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी, टीबीआई। क्लियर? पहला पॉइंट बहुत सरल है, ट्रॉमेटिक। ब्रेन में चोट पहुंची, उसके कारण से बेहोश हो गया, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। अब जब दिमाग में कुछ भी निकले सीटी स्कैन में देखेंगे भैया। अभी तो हमने ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी लिख दी, सर एक पेशेंट आया है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का, अल्टर्ड सेंसोरियम में है, स्टुपरस है, बात खत्म, फोन कॉल कट गया। अब सेकंड कारण होता है इन्फेक्टिव। इन्फेक्शन है तो फीवर है, इन्फेक्शन है तो फीवर है। तो हिस्ट्री दे रहा है कि सर 5 दिन पहले से बुखार आया, खाना पीना छोड़ दिया, अब 2 दिन से तो बेहोशी हो गया, यही बोलते हैं ना। तो सेकंड कारण हो गया, इस एन्सेफेलोपैथी का कारण क्या हो गया? इन्फेक्टिव। प्रोविजनल डायग्नोसिस एन्सेफेलोपैथी, कंफर्म डायग्नोसिस इन्फेक्टिव। अब हमारे बच्चे स्मार्ट हैं, बुखार है तो नवीन सर ने बताया है कि बुखार होगा तो ये इन्फेक्टिव में जाएगा, ये इन्फेक्टिव में चला गया। इन्फेक्टिव के कारण अपने भारत देश में क्या मिलते हैं? ये 4, या तो एंकेफ्लाइटिस है, मेनिंजाइटिस है, आपकी मलेरिया, एब्सिस। सबसे ज्यादा आपको क्या मिलता है? एंकेफ्लाइटिस और मेनिंजाइटिस। यहां पर मैं आपको दूंगा एक बोनस, हम बोनस देने जा रहे हैं। क्या बोनस है? सर एंकेफ्लाइटिस और मेनिंजाइटिस में हम भेद कैसे करेंगे? एंकेफ्लाइटिस और मेनिंजाइटिस में भेद, देखो भैया ध्यान समझना, ये बोनस है, बोनस छूट गया तो फिर कभी नहीं पहुंच पाओगे। रिपीट कर रहा हूं, अल्टर्ड सेंसोरियम में आया, ये 3 में से एक होगा। आपने रख दिया प्रोविजनल डायग्नोसिस एन्सेफेलोपैथी, ट्रॉमा पूछ लिया नहीं है, उसने बताया बुखार आ रही है 10-15 जो भी आ रही हो, और अब बेहोश हो गई है, तो ये 4 में से हो गई। और नवीन सर अब एंकेफ्लाइटिस और मेनिंजाइटिस में एक बोनस दे रहे हैं। ये हो गया ब्रेन, ये हो गया मेनिंजस। जब कभी भी मेनिंजस में इंफेक्शन होगा तो मेनिंजाइटिस होगी, इसमें कभी भी सीजर नहीं आएगा, कभी भी इसमें मिर्गी का दौरा नहीं आएगा, बिकॉज पैरेंकाइमा इन्वॉल्व नहीं हो रही, अंदर का ब्रेन का टिश्यू इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन अंदर चला जाए और उसको झटके आने लगे तो डेफिनेटली उसको एन्केफेलाइटिस तो है ही है। क्लियर हो गया? ये बोनस देख लिया आपने। तो मेनिंजाइटिस में बुखार, सरदर्द सब कुछ होगा, बस झटके नहीं आएंगे, और जहां झटके आ गए तो ये उठ के एन्केफेलाइटिस में चला गया। तो ये सेकंड पॉइंट बेटा जूम कर दो, एन्केफेलाइटिस, झटका आ गया, एन्केफेलाइटिस। तो नवीन सर ने सिखा दिया है आज हमको कि अगर फीवर आया किसी पेशेंट को हिस्ट्री में, आज बेहोश है, तो मतलब उसका इन्फेक्टिव कारण होगा। और सर ने समझाया था कि अगर झटके आए हैं तो वो एन्केफेलाइटिस होगा, क्योंकि मेनिंजाइटिस में कभी भी झटके नहीं आते। क्लियर? तो इस बोनस को लेके अपन चलते हैं आगे की ओर। तो बच्चों फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रोविजनल डायग्नोसिस एन्सेफेलोपैथी, ट्रॉमा पहला कॉज है, सेकंड है इन्फेक्टिव। अब मेरे बच्चे इन्फेक्टिव कर लेंगे, मुझे पक्का मालूम है। अब थर्ड रीजन वैस्कुलर। वैस्कुलर का अर्थ होता है कि वो धमनियां, वो शिराएं जो ब्रेन में ब्लड ले जाती हैं या ब्लड वापस हार्ट में ले आती हैं, अगर उनमें कोई दिक्कत हुई तो वो एन्सेफेलोपैथी वैस्कुलर होगी। इसकी क्या हिस्ट्री होगी? सडन, एकाएक। यहां पर क्या था? यहां पर हिस्ट्री थी मोटरसाइकिल की टक्कर, यहां पर हिस्ट्री है बुखार, सर दर्द और झटके, यहां पर हिस्ट्री है सडन, अचानक। हंसता खेलता व्यक्ति जा रहा था, लेटा था, सुबह उठे तो बेहोश मिला। मेरी बात ध्यान रखना बच्चों, सडन, रात को ठोए ठीक, सुबह उठे तो बेहोश। चल रहे थे साहब, अचानक 2 बजे खाना खाए और तय हो गए,
तो सडन है तो इनको नहीं सोचना है, नवीन सर ने सिखा दिया है, सडन है तो इन्फेक्टिव नहीं होगा, ट्रॉमा नहीं होगा, हमको वेस्कुलर पे ध्यान देना है। अब वेस्कुलर मतलब बताया है, आर्टरीज या वेन, वो शिराएं जो रक्त ले जाती हैं या रक्त वापस करती हैं, उनमें कहीं दिक्कत हुई होगी। तो चाहे भैया वो इन्फार्क्ट हो गया हो, यानी उस आर्टरी में क्लॉट आ गया हो, ब्लीड यानी ब्रेन हेमरेज हो गया हो, सब ड्यूरल हेमरेज हो गया हो, सब मतलब ये तो नस फट गई, नस चौक गई, वो हम सिटी स्कैन में देखेंगे, भैया हमारा काम नहीं है। सर ने सिखाया है प्रोविजनल डायग्नोसिस बनानी है एन्केफेलोपैथी, डिफरेंशियल बनानी है वेस्कुलर, भैया बाकी काम सिटी स्कैन एमआरआई वाले करेंगे, हम पर सही रास्ते में जाएंगे। तो वेस्कुलर इवेंट हो गया अपना, कॉज हो गया यहां इंपॉर्टेंट चीज सडन। फिर बोनस रिपीट कर रहा हूं, एक पॉइंट याद रखना है, ट्रॉमा में ट्रॉमा की हिस्ट्री, इन्फेक्टिव में फीवर की हिस्ट्री, वेस्कुलर में सडन की हिस्ट्री। ठीक, ये 3 कारण अपन समझ लिए। अब आते हैं चौथा कारण जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक यानी दिमाग किस चीज से खराब हो रहा है, अपनी ही चीज से खराब हो रहा है। यहां बाहर आके चोट लग गई, यहां पर बाहर से इंफेक्शन आ गया, यहां पर क्लॉट आ गया, लेकिन जब हमारे बॉडी के जो मेटाबोलाइट्स हैं, यूरिया, क्रेटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, शुगर, कुछ भी एल्कलिनोसिस, एसिडोसिस, जितने भी हैं तामझाम जो ब्लड में घूम रहे हैं, अगर उनसे दिक्कत होती है तो उसको मेटाबॉलिक बोलते हैं। मेटाबॉलिक कब मिलेगा आपको ज्यादा, जब पेशेंट मोस्टली डायबिटिक की हिस्ट्री हो, हिपैटिक की हिस्ट्री हो, किडनी डैमेज की हिस्ट्री हो, हाइपोक्सिया की हिस्ट्री हो, या हाइपोनेट्रीमिया हो जाए। डायबिटीज, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ऑक्सीजन प्रॉब्लम और सोडियम पोटेशियम का प्रॉब्लम, तब इसको हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिक। अब मेटाबॉलिक की हिस्ट्री कैसे लेंगे, ध्यान रखिएगा, मेटाबॉलिक की हिस्ट्री कभी भी आइसोलेटेड नहीं होती है, ये बोनस है। मेटाबॉलिक की हिस्ट्री कभी भी आइसोलेटेड नहीं होगी, ये हमेशा सेकेंडरी होगी। सेकेंडरी होगी, खाना पीना नहीं खाया, सोडियम कम हो गया, किडनी की प्रॉब्लम थी भैया, डायलिसिस नहीं कराया तो किडनी बढ़ गई, क्रिएटिनिन बढ़ गया, लिवर सोटी पेशेंट है, उसने अपना इलाज नहीं कराया तो लिवर एंजाइम स्ट्रेस हो गई। तो ये सब चीजें जो होती हैं, सारा जहर कहां गया, दिमाग के अंदर, और जाके उसने एन्सेफेलोपैथी कह दी, और कारण क्या हुआ, मेटाबॉलिक एन्सेफेलोपैथी। तो यहां पर क्या हुआ, डिफरेंशियल हो गया, मेटाबॉलिक एन्सेफेलोपैथी। अब यहां एक बोनस, फिर आया बोनस। ये जितने बोनस मैं दे रहा हूं ना, वो अपने एक्सपीरियंस से दे रहा हूं, जो हमारे गुरु ने दिया है वो आपको ज्ञान दे रहा हूं। 3 चीजें बच्चों ध्यान रखना, 3 चीजें। पहला, बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति अगर आपकी आईसीयू में आ गया है तो याद रखना, बूढ़ा व्यक्ति है, बेड रिडन है, तो उसको यूटीआई होगा और उसको हाइपोनेट्रीमिया होगी। ये ट्रायड हमेशा मिलता है, ये बोनस। तो उसको मैनिटॉल मत दे देना मेरे भाई, ना उसको तुम क्लेक्सिन लगा देना, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी मेंटॉल लगा देते हैं। तो बूढ़ा व्यक्ति है, बेड रिडन है, ये एक चीज आपको मिल गई। 2 चीजें जो नहीं दिख रही हैं वो है यूटीआई जो उसको 100% होगी, और हाइपोनेट्रीमिया उसको होगा ही होगा। तो ये है बोनस नंबर 3। तो मेरे बच्चों, अगर आप आईसीयू में बैठे हैं, बूढ़ा व्यक्ति आ गया रात को 2 बजे, दाएं बाएं बक रहा है, हालत ठीक नहीं है, पक्का यूरिन आराम कराओ, पल्टी ऑफ प्लस सेल्स मिलेंगे और आपको सोडियम 132 से कम मिलेगा। मेनिटॉल नहीं देना भैया, और हाँ एप्टोइन मत देना, तुम लोग एप्टोइन बहुत देते हो, तो एप्टोइन मेनिटॉल से दूर रहो। ठीक, किसी भी एन्सेफेलोपैथी में मेनिटॉल का रोल बहुत कम होता है, एप्टोइन रोल कम, लेकिन हमारे इंदौर के जो बच्चे हैं वो एप्टोइन और मेनिटॉल को दे ही देते हैं। चलो आज मत देना। 1, 2, 3, 4 कॉज, ये 99% केस हैं एन्सेफेलोपैथी के, 99% केस, इतने में ही आपका सारा काम हो जाएगा। 1% जो रेयर होता है वो है नियोप्लास्टिक ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर भैया ऐसा है, कोई भी फोरकास्ट नहीं कर सकता। आए थे कुछ, लेके गए कुछ। ब्रेन ट्यूमर में कोई हिस्ट्री नहीं होती है, आए थे कुछ, लेके गए कुछ, क्योंकि उसका एमआरआई हुआ तो एमआरआई में इतना बड़ा कद्दू निकल के आया ब्रेन के अंदर, वो हो गया ब्रेन ट्यूमर। तो भैया उसके लिए कुछ भी ज्ञान नहीं है भैया, निकल आया भैया, जाओ। दूसरा है पोस्ट इक्टल। ये पोस्ट इक्टल इंपॉर्टेंट है, जिन व्यक्तियों को एपिलेप्सी होती है, जिन व्यक्तियों को एपिलेप्सी होती है और वो एपिलेप्सी के दौरे के बाद जब हमारे पास आते हैं आईसीयू में, तो उसको बोलते हैं पोस्ट इक्टल एन्सेफेलोपैथी। ये भी रेयर मिलती है,
लेकिन इन 4 पॉइंट पे बच्चों ध्यान देना, ठीक। तो हमारे बच्चों, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्रक्स कंफ्यूजन लेके अंदर आया, आप क्लास में मेरे पास कंफ्यूजन लेके आए, लेकिन अब क्लियर विजन लेके जाएंगे। अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं है आपके मन में। तो पहला पेशेंट आपके बेड में अल्टर्ड सेंसोरियम लेके आया आईसीयू में, उसका स्टेट देख लीजिए कि ड्राउजी है, कंफ्यूज्ड है कि स्टुपरस है। ये आपने देख लिया, सलाइन चढ़ा दी, टेंडर को बाहर किया, एक को पकड़ो, उससे हिस्ट्री लो, या तो ट्रॉमा की हिस्ट्री होगी, या इन्फेक्शन की हिस्ट्री होगी, या वेस्कुलर हिस्ट्री होगी, मेटाबॉलिक होगी, और ये 2 रेयर होंगी। इन 4 से आपकी 99% डायग्नोसिस कम हो जाएगी। मेरे बच्चों, टेक होम मैसेज ये है, फाइल पे सबसे ऊपर लिखें एनसेफेलोपैथी अंडर इवेल्युएशन, ये आपकी प्रोविजनल डायग्नोसिस हो गई है, गलत नहीं है। और डिफरेंशियल में आप ये पूछ लीजिए और वहां लिख दीजिए भाई कि सर ये इन्फेक्टिव कॉज हो सकता है। तो रात को 2 बजे पेशेंट आया, आपने फाइल कंप्लीट की, एक मेंटल मेकअप तैयार किया और अपने कंसल्टेंट को फोन किया, सर कि एक पेशेंट अल्टर्ड सेंसोरियम में आया था, एनसेफेलोपैथी लग रही है और उसका कारण सर मुझे इन्फेक्टिव लग रहा है। इस प्रकार की अप्रोच आप रखेंगे तो कभी भी आपको न्यूरोलॉजी में दिक्कत नहीं आएगी। ये ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र है, इसके बाहर न्यूरोलॉजी नहीं है। आईसीयू की न्यूरोलॉजी या डेली प्रैक्टिस न्यूरोलॉजी इसके बाहर नहीं है, सब कुछ इसी के अंदर समाहित है। बाकी टॉपिक्स बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतना आज के लिए सफिशिएंट रहेगा और अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मैं चाहता हूं कि मेरे जो बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, उनके मन में कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, उससे पूछें, बेहिचक पूछना, कोई लाज शर्म नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जिनको भी लिखना है, बताना है, वो चैट बॉक्स में स्पीक लिख दे तो हमारे कोऑर्डिनेटर उसको देख लेंगे। सर तब तक मुझे बता दो, मलेरिया और एब्सेस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? चलो सर जी, अब आपके डॉक्टर सुबोध चतुर्वेदी जी ने मुझसे पूछा एक प्रश्न, एक बोनस मैंने आपको दिया था ना, मेनिंजाइटिस और एंकेफ्लाइटिस वाला दिया था ना। हाँ, अब सर पूछ रहे हैं, सर बहुत लालची हैं, सर ने पूछा है कि सेरेब्रल मलेरिया जो आपने लिख दिया और जो ब्रेन एब्सिस आपने लिख दिया, मैंने क्यों लिखा था? जानबूझ के लिखा था, क्योंकि क्वेश्चन आपको तो कुछ आए भाई, तो ये इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ध्यान रखो, दोनों में फीवर की हिस्ट्री होगी, मान लिया, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, दोनों में फीवर की हिस्ट्री होगी, दोनों में सीजर भी आ सकते हैं, लेकिन एब्सिस में डेफिसिट आएगा, एक तरफ फोकल डेफिसिट आएगा, एक हाथ पांव, ये चेहरा कहीं ना कहीं पैरालाइज्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एब्सिस क्या कहता है? एब्सिस होता है ब्रेन के किसी एक भाग में, और जब एक भाग में हो गया तो वो भाग डैमेज हो गया, राइट का डैमेज हुआ तो लेफ्ट गया, लेफ्ट का डैमेज हुआ तो राइट गया। पर ध्यान रखना, अब कहोगे डॉक्टर साहब ये वेस्कुलर काहे नहीं है? अरे मेरे बड़े भाई, वेस्कुलर में क्या था? सडन, कोई फीवर नहीं, कोई हेडेक नहीं, इसमें क्या है? बुखार आ रही है 10-15 रोज से, झटके भी आ गए साहब, अब कल इनका हाथ ही काम नहीं कर रहा है, तो चांसेस ज्यादा हैं ब्रेन एब्सिस की। देखो भैया, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? इन्वेस्टिगेशन इज इक्वल टू फाइनल डायग्नोसिस। तो मैंने कहीं भी नहीं कहा कि फाइनल, मैंने क्या कहा? प्रोविजनल डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, फिर हम जांच कराएंगे, फिर बनाएंगे फाइनल डायग्नोसिस। और मुझे कुछ और पूछना है, वेस्कुलर में सडन के अलावा कुछ और? नहीं बॉस, वेस्कुलर की डेफिनेशन है एक्यूट सडन ऑनसेट। अगर मेरे बच्चे प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं या तो उनको समझ में नहीं आया है या तो समझ में आ गया है। प्रश्न आ गए? गुड, ओके। अरे प्रश्न पूछिए ना, पूछिए। स्टूपर को एक बार और समझाइए। ओके बच्चों, सर ने कहा है स्टूपर को फिर समझाइए। बहुत सरल है, हम 3 डिग्रियां आते हैं, 3 डिग्री, 1, 2, 3। अल्टर्ड सेंसोरियम की हमने 3 डिग्री बना दी। अल्टर्ड सेंसोरियम मतलब होश में नहीं है, गफलत में। अगर वो ड्राउजी है, जागो, हाँ जाग गया, ये ड्राउजी है, ये स्लीपी है, ये पहली डिग्री। इसके नीचे गए तो कंफ्यूजन, डेलिरियम, इरिटेबल, हाथ पांव फेंक रहा है, कपड़े खींच रहा है। स्टोपरोस इज लाइक डीप स्लीप, गहरी निंद्रा की तरह होता है स्ट्यूपर। यहां पेशेंट कोमा में नहीं है, जब उसको आप बहुत दर्द देते हैं या स्ट्रेस तो वो आंखें खोलते हैं, ये हो गया, फिर आंखें बंद कर लिया, तो ये स्टूपरस कंडीशन है जहां उसको डीप स्टिमुलाई या बहुत दबा के जाकर जगाना पड़ता है। कोमा में तो जगेगा ही नहीं, वो तो गए, लंबे टाइम के लिए गए। अगला प्रश्न है मेरे सामने, इंफार्क्ट और हेमरेज को क्लिनिकली डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? देखो मेरे भाई,
ये जो आप प्रश्न पूछे इन्फार्क्ट और हेमरेज को क्लिनिकल कर सकते हैं, ये भैया होता था 1999 2000 के पहले, जब पहले जांचें नहीं थी। जितनी देर में आप उससे प्रश्न पूछेंगे उतना सिटी स्कैन हो जाएगा। कोई भी क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है जो इन्फार्क्ट और हेमरेज को डिफरेंशिएट कर दे। ये सब फैक्ट नहीं है, ये सब फैक्शियस हैं कि साहब उसमें बेहोश हो जाएगा, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्फार्क्ट में भी लोग वही फीचर्स मिलते हैं जो ब्लीड में मिलते हैं। तो इसमें आप मत पढ़िए, ये बहुत कंफ्यूजनल चीज है। मैं कहूँ क्लियर कट वेस्कुलर है, स्ट्रोक लग रहा है सर, आप सिटी स्कैन कराइए, बात खत्म हो गई। सर बेसिक मैनेजमेंट इन चीजों का एक मोटा आइडिया कि क्या करना है। देखो सर, लालची हो रहे हैं। मैं अगर आज को आपको मैनेजमेंट सिखा दूंगा तो आप ये भूल जाएंगे। बच्चों, पहले अपने को इंपॉर्टेंट चीज ये रखनी है, बिकॉज मैनेजमेंट इज वेरी हार्ड। अगली क्लास में हम मैनेजमेंट भी सिखाएंगे आपको और प्रॉमिस करते हैं कि आपको बहुत सारे बोनस देंगे। पर डियर, पहले इसको आप कम से कम 20 बार प्रैक्टिस कीजिए कि आप बेड में खड़े हैं और बेड में खड़े खड़े ही आप डायग्नोसिस बना लेंगे, और यही आईसीयू डॉक्टर की सफलता है। ये मांगे चले। और कोई प्रश्न इससे रिलेटेड? कंट्राइंडिकेशन ऑफ लंबर पंक्चर। और एक पेशेंट, ये मैनेजमेंट का तो बता दिया, इन्फार्क्ट ऑफ डेथ बता दिया, एईएस एंडेमिक क्यों है, ये क्यों सवाल आया पता नहीं इसमें। देखो भाई, मैं तो बेसिक्स की बात कर रहा हूं, अभी तो उसको आप भूल जाओ आंसर करने के लिए समय। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे इस क्लास के जो आधे घंटे की क्लास है उसमें ये चीजें आप लोग ध्यान रखिए। आपको स्ट्रेस ना हो कि मुझे करना क्या है, हम सिखाएंगे, मैनेजमेंट भी आपको सिखाएंगे, कहाँ टॉइन देना है, कहाँ मेंटोल देना है, क्या करना है, पूरा मैं क्लासेस दूंगा उसके लिए। पर पहले बेटा ABCD हो जाए। न्यूरोलॉजी में ABCD आवश्यक है। अल्टर्ड सेंसोरियम को हिस्टीरिया या उससे कन्वर्शन रिएक्शन से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, मलिग्निंग से कैसे? बहुत बढ़िया। देखो भैया, आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आपने प्रश्न पूछा है, ये अल्टर्ड सेंसोरियम का डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। अल्टर्ड सेंसोरियम का डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। हिस्टीरिया जब भी होगा, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हिस्टीरिया के लिए तो पहले कोई डायग्नोसिस नहीं है। हिस्टीरिया सब चीजों में फिट होती है, अल्टर्ड सेंसोरियम में फिट हो जाती है हर चीज में, लेकिन उसमें कभी भी ऑर्गेनिक साइंस नहीं मिलेंगे। यहां पर ट्रॉमा की हिस्ट्री है, वहां ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं मिलेगी। यहां फीवर है, वहां फीवर की हिस्ट्री नहीं मिलेगी। यहां एक्यूट ऑनसेट है, एक्यूट एक्टिंग हो सकती है, पर कोई भी हार्ड कोर साइंस नहीं मिलते हैं। तो हिस्टीरिया की डायग्नोसिस इज द लास्ट डायग्नोसिस। ध्यान रखिएगा, हिस्टीरिया की डायग्नोसिस इज द लास्ट। जब कुछ ना मिले तो फिर वही चले, तो हिस्टीरिया की डायग्नोसिस लास्ट होती है। नो एनी डिफरेंशियल फैक्टर। आप इन पॉइंट से फोकस करते हैं। जब नील आंसर, जब जीरो आंसर आता है तो वी मे थिंक इट कुड बी हिस्टीरिया। ठीक है। एक और बहुत अच्छा सवाल है कि ड्राउजी या स्टूपरस पेशेंट है वर्सेस कोई पोस्ट इक्टल कंफ्यूजन में आपके पास आया है। मेरे बच्चों, मैंने इसलिए दोनों पार्ट किया था कि आप कंफ्यूजन ना होइए। ये अल्टर्ड सेंसोरियम की डिग्री है, आप एग्जामिन कर रहे हैं, साइन निकाल रहे हैं, और ये कॉज हैं। इन सारे कॉज में ये तीनों चीजें मिल सकती हैं। पोस्ट, समझिए, ये साइन है और ये कॉज है। आपको ट्रॉमा में भी मिल सकता है ड्राउजी, यानी इन सारी क्लिनिकल कंडीशंस आपको में ये तीनों चीजें मिल सकती हैं। तो कंफ्यूज मत होइए, ये डायग्नोसिस है, ये साइन है, तो दोनों चीजें रिलेट कर सकती हैं। इन सब में ये पॉइंट्स मिल सकते हैं। पोस्ट इक्टल में हिस्ट्री मिलेगी कि पेशेंट एपिलेप्टिक है या मिर्गी का दौरा आया था, उसके बाद ये बेहोश हो गया। बेहोश में ये कुछ भी हो सकता है, कोमा को छोड़कर। इट कुड बी ड्राउजी, कंफ्यूज और स्टूपरस। डोंट मिक्स इट। दिस इज साइन, दिस इज डिफरेंशियल। इस सब डिसीजेस में आपको ये तीन चीज मिल सकती है। मेटाबॉलिक को फिर से एक्सप्लेन करेंगे। मेटाबॉलिक एक कॉज है अल्टर्ड सेंसोरियम का, एंसेफेलोपैथी का। मेटाबॉलिक का पेशेंट इन तीन स्टेजों में आपके पास आ सकता है। और फिर मैंने कहा था कि मेटाबॉलिक कभी भी आइसोलेटेड यानी सिंगल डायग्नोसिस नहीं होगी, ये सेकेंडरी होगी, यानी पहले से कुछ उसको बीमारी रही आई है, अब वो बढ़ गई, इसलिए वो, जैसे किसी को क्रोनिक रिनल फेलियर है, ठीक, अब भाई साहब को डायलिसिस लगती है हफ्ते में 2 बार, भाई साहब ने करा नहीं 2 महीने से, तो यूरेमिया हो गया और मेटाबॉलिक एंसेफेलोपैथी हो गई।
तो यहां पर क्या प्राइमरी कॉज है? किडनी। अब क्या हो गया है? मेटाबॉलिक एन्सेफेलोपैथी। एक भैया को है एल्कोहलिक लिवर डिसीज, अब रोज झमाझम पिए जा रहे हैं, दवाई करा नहीं रहे हैं, तो वो दारू जो है घुस गई दिमाग के अंदर, क्या हो गई? मेटाबॉलिक एन्सेफेलोपैथी। अब कोई पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर हो गई 10 हो गए, बेहोशी में आए, मेटाबॉलिक एन्सेफेलोपैथी, कॉज हाइपोग्लाइसीमिया, मेटाबॉलिक एन्सेफेलोपैथी कॉज यूरेमिया, मेटाबॉलिक एन्सेफेलोपैथी कॉज हेपेटिक डिसअरेंजमेंट। तो ये हो गया। तो सेकेंडरी डायग्नोसिस होती है, प्राइमरी कभी नहीं होती है। एक और प्रश्न है, क्या मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस को अपन नेक रिजिडिटी से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखो भैया, वो क्लिनिकल साइन है। मेनिंजाइटिस और एक और चीज का दूं, एंकेफेलाइटिस का। देखो भैया, मैं एक चीज सिखा दूं आपको। एंकेफेलाइटिस का पेशेंट है, दिमाग तो उसका वैसे खराब है, और वो अपनी बॉडी टाइट कर लिया, तब कहां से आप करने के साइन और वो साइन देखेंगे? बताओ भाई। दोनों को बुखार आया है, दोनों डिसोनियम में है, आप लोग जो पढ़ते थे ना, वो करने के साइन पॉजिटिव, ये साइन पॉजिटिव, भैया हम नहीं देखते, क्योंकि एंकेफेलाइटिस का पेशेंट है, वैसे वो टाइट किए बैठा है, तो अब क्या कर लोगे? उठ जाएगा पूरा। तो यहां पर ध्यान रखिए, ऑल दीज आर सपोर्टिव डायग्नोसिस, दे आर नॉट सो कंक्लूसिव। पेपर में लिखा है, हम लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं आज बिल्कुल फैक्ट और बिल्कुल क्रक्स, और यही प्रैक्टिकल चीज है। ध्यान रखो, नेक रिजिडिटी, जो रिजिडिटी वर्ड आप लोग पढ़ते हैं, और कोई स्टिफ कर लिया तो क्या करेंगे आप? नहीं उठ रहा है, कोई टाइट कर लिया तब क्या करेंगे आप? तो यहां पर ध्यान देना है कि फीवर है, और अगर सीजर तो बहुत बड़ी चीज है। सीजर मतलब ब्रेन पैरेन्काइमा इन्वॉल्व हो गया है, उसको सीजर आ गया है, यानी एंकेफेलाइटिस के चांसेस ज्यादा है। ठीक। हाँ, किताबों में लिखा है कि एंकेफेलाइटिस में नहीं मिलता करने का साइन, तो रट के अपन पास हो सकते हैं, पर उसका कोई यहाँ लाभ नहीं होगा। ठीक है, मुझे लगता है क्वेश्चंस यहाँ तक क्लियर थे। सीएसएफ पिक्चर टू डिफरेंशिएट वो बात होगा। ये जब मैं पढ़ाऊंगा मैनेजमेंट, उसमें अपना इन्वेस्टिगेशन भी आएगा और ट्रीटमेंट भी आएगा, और वो क्लास 1.5 घंटे की होगी। और कोई क्वेश्चन इससे? हाँ, अब यहां पर भैया, यू आर नॉट कोरोना वॉरियर्स, वी आर कोरोना सर्वाइवर्स। तो कोरोना भगवान की कृपा थी कि हम लोग बच गए, तो वी शुड से वी आर कोरोना सर्वाइवर्स, नॉट वॉरियर्स। ये बोनस जो मैंने लिखा हुआ है यहां पर, वो बोनस से इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप आईसीयू में बैठते हैं, तो आप ये चीजें अपने सबऑर्डिनेट को भी सिखाएं। ये काम नहीं करते हैं, सिखाना चाहिए, सबको सिखाना चाहिए। सिखाएंगे तो वो 4 बातें और फैलेंगी, और जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं, जो एक न्यूरो का डर बैठा हुआ है लोगों के मन में कि न्यूरोलॉजी, वो दूर हट जाएगी। तो आज ये बेसिक क्लास खत्म हुई। आपके सहयोग के लिए, ध्यान सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा आप लोगों के साथ।